हेलो एवरीवन, आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा सादर नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम को लेकर आज एक जूम मीटिंग का आयोजन किया गया था, जो था मेरठ और मिर्ज़ापुर मंडल के जिलों के लिए। तो आज की मीटिंग में राज्य परियोजना कार्यालय से कुछ दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जो कि स्कूल रेडीनेस का प्रशिक्षण प्राप्त नोडल शिक्षक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस मीटिंग में कौन कौन सी बातें बताई गई, इस प्रोग्राम को कैसे संचालित किया जाएगा, इसके लिए मैंने डायरी में कुछ नोट किए थे, मीटिंग के मिनट्स, महत्वपूर्ण बातें, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सभी शिक्षकों तक पहुँचाने का कष्ट करें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए हम देख लेते हैं कि स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत आज यानी कि दिनांक 24 जून को जो जूम मीटिंग एक आयोजित की गई थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जूम में अधिकतम 500 प्रतिभागी ही प्रतिभाग कर सकते हैं। तो बहुत सारे शिक्षक ऐसे रहे होंगे इन दोनों ही मंडल के जो ज़िले हैं उनके अंतर्गत, जो कि इस मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए कि आज की मीटिंग में क्या क्या निर्देश दिए गए थे। ये देखिए, ये मीटिंग आज की गई थी, 10:30 से 12:30 बजे तक आयोजित की गई थी, जो कि राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ SCRT के द्वारा इसमें प्रतिभाग किया गया था। 2 शिक्षिकाओं और एक डॉक्टर पवन सचान, उनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। तो अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु देखिए। सबसे पहली बात जो इसमें बताई गई थी वो थी कि दीक्षा पोर्टल पर जो 12 सप्ताह की गतिविधियां हैं वो अपलोड कर दी गई हैं। आपको इससे संबंधित एक मैसेज भी प्राप्त हो रहा होगा, जिसमें कि लिंक दिया गया है कि आप दीक्षा पोर्टल पर उस लिंक के माध्यम से कैसे 12 सप्ताह की गतिविधियों को देख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें आप जैसे ही लिंक के माध्यम से जाएंगे तो डायरेक्ट आप उस पर पहुंच जाएंगे, और उसमें पूरे 12 सप्ताह का जो आपको साप्ताहिक कैलेंडर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग उसमें हर पीरियड के लिए और पूरे सप्ताह की गतिविधियां दी गई हैं। उनसे संबंधित वीडियो देखकर आप ये समझ सकते हैं, ये जान सकते हैं कि आपको कक्षा 1 में अपने कार्यक्रम को किस प्रकार संचालित करना है। लेकिन अगर किसी वजह से आपके पास वो लिंक नहीं है तो आप इस गतिविधि तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो देखिए, अगर लिंक आपके पास नहीं है तो दीक्षा के सर्च बार में आपको जाना है और UP_ विद्या प्रवेश आधारित स्कूल रेडीनेस ये लिखकर आप सर्च करेंगे, और जैसे ही आप ये सर्च करेंगे UP_ विद्या प्रवेश आधारित स्कूल रेडीनेस, तो तुरंत ही ये सर्च होके आप उसी प्रोग्राम पर पहुंच जाएंगे। वहां से आप अपने 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर को देखकर उसकी गतिविधियां देख सकते हैं, उसके अनुसार अपनी क्लास में कार्यक्रम संचालित कर सकते हैं। तो ये थी बात कि 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर तक आप कैसे पहुँचें, कैसे आप जानें कि आपको किस प्रकार की गतिविधि करानी है। हर गतिविधि के लिए वहाँ पर वीडियो अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाकर इसके अनुसार अपने कक्षा में गतिविधियों को संचालित कर सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो थी UDICE में आंगनवाड़ी केंद्रों और बच्चों की संख्या की सही सूचना। अब इसमें हुआ क्या है कि बहुत सारे स्कूलों ने जो UDICE फॉर्म भरा था लास्ट ईयर, उसमें बच्चों की संख्या 0 दर्शा दी। अब होता क्या है कि जो हमें केंद्र सरकार से जो वो मिलती है हेल्प, तो वो कम कर दी गई कि भाई बहुत सारे आंगनवाड़ी केंद्रों में तो बच्चे ही नहीं हैं। तो ये अब इस साल जो आप इस समय UDICE फॉर्म भर रहे हैं, सभी शिक्षक संकुल और सभी हेडमास्टर और अध्यापक जो भी सभी अपने अपने स्कूलों में इस समय UDICE फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें आपको बहुत ध्यान से आंगनवाड़ी केंद्रों की संख्या और वहाँ पर कितने बच्चे नामांकित हैं उनकी सूचना बिल्कुल सही भरनी है, जिससे कि जो सही सूचना है और सही बच्चों की संख्या वो विभाग को प्राप्त हो सके। जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं वो CDPO से लिस्ट लेकर वो भी ये जांच कर सकते हैं कि किन किन स्कूलों में आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं, और वो इस तरह से टैली भी कर सकते हैं। जो डाटा लॉक होगा BRC से, उससे पहले वो ये डाटा टैली कर सकते हैं कि कितने स्कूलों द्वारा सूचना भरी गई है और सूचना सही भरी गई है या नहीं भरी गई है, इसका वो CDPO से लिस्ट लेकर मिलान कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद्या प्रवेश को लेकर। तो विद्या प्रवेश जो मॉड्यूल है उसकी जो मेन चीज़ है कि बच्चे विद्यालय के लिए तैयार हैं, विद्यालय तैयार है बच्चों के लिए, और अभिभावक तैयार हैं अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए। इसको लेकर विद्या प्रवेश मॉड्यूल का निर्माण किया गया है। इसमें बुनियादी कौशल के बारे में बताया गया आज की मीटिंग में कि बुनियादी कौशल कौन कौन से हैं कक्षा 1 के बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चा पहली बार अपने घर से
अपने माता पिता से दूर एक नए वातावरण में आ रहा है, तो हम उसको कैसे स्कूल के माहौल में ढालें। क्या विद्यालय बच्चों के लिए तैयार है, यानी कि क्या विद्यालय का माहौल उतना सहज और सरल है कि बच्चे वहाँ आकर फ्रेंडली महसूस कर सकें। तो इसी तरीके की हमें गतिविधि करानी है ताकि बच्चे वहाँ पे अपने आप को सहज महसूस कर सकें। तो बुनियादी कौशल के बारे में जब बात की गई तो एक तो मौखिक भाषा विकास, कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का अवसर प्रदान किया जाए ताकि उनका मौखिक भाषा का विकास हो सके। प्रिंट चेतना के अंतर्गत ये था कि जैसे बच्चे घर से स्कूल तक आ रहे हैं तो रास्ते में उनको दुकानें भी मिलती हैं, बहुत सारी दीवारों पे कुछ विज्ञापन लिखे होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि बच्चे उसको देखकर ही पहचान लेते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर बच्चे चिप्स खाता है, बच्चा कुरकुरे खाता है, तो वो उस पैकेट को देखकर ही समझ जाता है कि इस पर ये कुरकुरे लिखा है। तो ये प्रिंट चेतना है कि बच्चे किसी चीज़ के प्रिंट को देखकर उसको पहचान लेते हैं, तो फिर वो उसको पढ़ भी लेते हैं बिना किसी हिज्जे को लगाए। ध्वनि जागरूकता व डिकोडिंग, आप सभी परिचित हैं कि ध्वनि जागरूकता बच्चों के लिए, बच्चे सबसे पहले ध्वनि से जागरूक होते हैं और फिर उसको डिकोडिंग करके उस शब्द को या उस अक्षर को पहचान लेते हैं। उसके बाद वो धारा प्रवाह रूप से पढ़ना और लिखना सीखेंगे, सबसे जो लास्ट पढ़ना और समझना सीखेंगे, और सबसे लास्ट जो स्टेप होगा वो होगा लेखन द्वारा अभिव्यक्ति, यानी उनको शुरू में ही लिखना नहीं सिखाना है, पहले हमें उनकी बाकी 4 बुनियादी कौशलों का विकास करना है और सबसे लास्ट है हमारा लेखन द्वारा अभिव्यक्ति। अब देखिए, जब ये प्रोग्राम चलाया जाएगा तो इसके अंतर्गत विद्यालयों का अनुश्रवण भी किया जाएगा, यानी विद्यालयों की मॉनिटरिंग की जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि ये हमारी केंद्र सरकार का NEP के अंतर्गत, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोग्राम है स्कूल रेडीनेस का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब से पहले हमारे परिषदीय विद्यालयों में प्री प्राइमरी एजुकेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी, बच्चा सीधे कक्षा 1 में ही प्रवेश लेते थे। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम संचालित किया गया है बाल वाटिका और कक्षा 1 के बच्चों के लिए संयुक्त रूप से। जो बाल वाटिका है वो 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है, जो आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा संचालित की जाएगी। इसमें भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों की, यानी कि ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र जो परिषदीय विद्यालयों के कैंपस में ही संचालित है। तो अब इसके अनुश्रवण का भी आधार है कि किस आधार पर इन विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें चहक कार्यक्रम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चहक कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों के माता पिता को स्कूल में बुलाकर उनको इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देनी थी और उनको ये बताना था कि वो अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें, और स्कूल में आकर वो अपने बच्चों के साथ, उनको 15 दिन में एक बार स्कूल में बुलाकर बच्चों के साथ गतिविधि देखने का भी अवसर प्रदान किया जाना है। तो ये कार्यक्रम कराया गया है या नहीं कराया गया है, सबसे पहला जो बिंदु होगा वो यही होगा। अच्छा, इसमें डॉक्टर पवन सचान जी द्वारा एक बात ये भी कही गई कि अगर किन्हीं विद्यालयों में किसी वजह से इस चहक कार्यक्रम का आयोजन अप्रैल माह में नहीं कराया गया, जो कि प्रस्तावित था कि अप्रैल महीने में ये कराना था, तो वो अभी भी इस प्रोग्राम को करा सकते हैं। यानी कि अभी 30 जून तक आप इस प्रोग्राम को अभी भी अपने विद्यालय में करा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के अभिभावक इस कार्यक्रम के बारे में जागरूक हो सकें। दूसरा है कि 12 सप्ताह की गतिविधियों की जो कैलेंडर है उसकी हार्ड कॉपी विद्यालय में उपलब्ध है अथवा नहीं। तो ये रंगीन हार्ड कॉपी ये आपके स्कूल के प्रधान अध्यापक द्वारा आपको उपलब्ध करा दी गई होगी। अगर नहीं उपलब्ध कराई गई है तो आप जल्द से जल्द इसको अपने पास अवश्य रखें, क्योंकि जब भी विद्यालय में कोई भी अधिकारी आएंगे स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम की, जब वो मॉनिटरिंग करेंगे तो वो ये देखेंगे कि 12 सप्ताह का गतिविधि कैलेंडर स्कूल में अवेलेबल है या नहीं। अगर ये नहीं पाया जाता है तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो यही उठ जाएगा कि जब आपके पास कैलेंडर ही नहीं है तो आप फिर इस प्रोग्राम को संचालित कैसे कर रहे हैं। क्योंकि अभी जो पिछले दिनों जो भी समीक्षा की गई थी उसमें कुछ जिलों में जब कुछ विद्यालयों का अनुश्रवण किया गया तो वहाँ पर ये कैलेंडर जो है वो नहीं पाया गया कुछ विद्यालयों में। तो इसको आप आवश्यक रूप से अपने विद्यालय में रखें। तीसरा है रेडीनेस मॉड्यूल है या नहीं। तो जो रेडीनेस का जो प्रोग्राम है इसके लिए एक मॉड्यूल विकसित किया गया था राज्य परियोजना कार्यालय के द्वारा, और वो सभी शिक्षकों तक पहुंचा दिया गया है। तो ये विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है, ये आपके विद्यालय में होना चाहिए। अगर नहीं मिला है तो आप अपने BRC केंद्र से इसके बारे में संपर्क करके वहाँ से इस मॉड्यूल को प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा निरंतर समीक्षा बैठक की जाएंगी, यानी कि ये जो भी प्रोग्राम संचालित हो रहा है अभी, जैसा कि जो 25 जून तक इस कार्यक्रम को हमें रिवीजन करना है। हमने अभी तक 3 सप्ताह का कार्यक्रम अपना चला लिया है और 25 जून तक इस कार्यक्रम को सिर्फ हमें रिवीजन ही करना है। 26 को फिर संडे है और 27 जून से हमारी चौथे सप्ताह की गतिविधि शुरू करा दी जाएंगी। तो इसी आधार पर निरंतर समीक्षा बैठक का आयोजन किया जाएगा और निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है इस प्रोग्राम की। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है केंद्र सरकार का, तो इसे आप बहुत अच्छे से अपने अपने विद्यालयों में संचालित करें। और जो भी समीक्षा बैठक होगी, जो भी शिक्षक संकुल की बैठक होगी, उसमें भी इसके बारे में बताया जाएगा। और आगामी अभी एक पॉइंट ये भी बताया गया था मीटिंग में कि अभी एक जियो भी आ सकता है। आगामी समय में ऐसा भी हो सकता है कि जो भी आंगनवाड़ी कार्य करती हैं आपके विद्यालय में, उनको भी शिक्षक संकुलों की बैठक में आमंत्रित किया जाएगा ताकि वो इस कार्यक्रम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें। तो रेडीनेस मॉड्यूल के बारे में आप अपने बीआरसी केंद्र पर जानकारी ले सकते हैं और वहाँ से इस प्रोग्राम की जो भी मॉड्यूल है वो आप लेकर उसके अनुसार अपने विद्यालय में इस प्रोग्राम को संचालित कर सकते हैं। तो भाई सभी बहुत अच्छे से इस प्रोग्राम को अपने विद्यालय में करें संचालित। और चौथे सप्ताह की गतिविधियां अभी स्टार्ट होने वाली हैं। गतिविधि कैलेंडर आपके पास पहले से मौजूद है और दीक्षा पर भी इससे संबंधित सामग्री अपलोड कर दी गई है। तो उस सामग्री के द्वारा भी आप वहाँ से वीडियो देखकर भी आप अपने विद्यालय में इन गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं। तो ये थी आज की मीटिंग के महत्वपूर्ण बिंदु। मुझे पूरी उम्मीद है कि वीडियो आपको अपने मतलब का लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कृपया से ज़्यादा लाइक करके शेयर करें। धन्यवाद।